जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। क्लास 12th के इकोनॉमिक्स अर्थात हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता तो है ही कि कल यानी कि 17 मार्च 2023 को आपके इकोनॉमिक्स का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है 2023 के लिए वो होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड करके, ठीक है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाके, एमसीक्यू की वीडियो लाके आपकी बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई है। ठीक है, और भी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक्स के पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने करना क्या है बच्चों, आपने वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और साथ ही ये जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदी में तो समझा ही दूंगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सभी इसे कंप्लीट जरूर देखें। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दिस स्पेशल वीडियो। ओके, जिन बच्चों को पेपर का अपना पैटर्न पता है इकोनॉमिक्स का उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं। पेपर का कोड आपका 030 है, पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की होगी और पेपर की वेटेज होगी 80 मार्क्स की। ठीक है, नोट्स आप ये जरूर पढ़ना, इससे आपको पता चल जाएगा। पेपर में टोटल क्वेश्चन 34 होंगे, 10:30 से 1:30 का पेपर है, 10-15 पे आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिल जाएगा पेपर। ठीक है, जिस तरह से बच्चों आपके सिलेबस में 2 किताबें हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और दूसरी है भारतीय आर्थिक विकास की, तो इसी तरीके से पेपर भी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, एक खंड ए मैक्रोइकोनॉमिक्स का और एक खंड बी भारतीय आर्थिक विकास का। ठीक है, अब पूरे के पूरे पेपर में आपके 20 एमसीक्यू आने वाले हैं एक एक नंबर के। ठीक है, 3 अंक के आपके 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं और 4 अंक के आपके 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं और 6 अंकों के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, अब ये जो है वो आधे आधे सेक्शन ए और बी में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे सेक्शन ए में आपके जो है 10 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 10 एमसीक्यू आपके सेक्शन बी में हो जाएंगे। सेक्शन ए में आपके जो है वो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन जाएंगे और सेक्शन बी में आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में। ठीक है, चॉइस की बात करें तो 3 नंबर में एक चॉइस, 4 नंबर में एक चॉइस, 6 नंबर में एक चॉइस। इसी तरीके से जो खंड बी है इसमें भी 3 नंबर में एक चॉइस, 4 नंबर में एक चॉइस और 6 नंबर में एक चॉइस क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा। लेकिन खंड बी में पता है एक खासियत क्या है कि इसमें 10 एमसीक्यू है ना, तो 3 जो क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चन के अंदर में आपको चॉइस मिलेगी 3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। तो इस पेपर का जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। इस वीडियो ये हमारा ये बेसिकली पार्ट 2 है जिसमें हम खंड बी को भारतीय आर्थिक विकास को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले। पार्ट ए अगर आपने नहीं देखा है 1 तो आई बटन में लिंक दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके देख लेना। ठीक है, और कमेंट में एक चीज और मुझे बताना कि अगर आपको एक सैंपल पेपर और चाहिए अपने पेपर के लिए, ठीक है, अगर और भी चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट होगा वैसे ही और भी हम वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी का ये सेक्शन ए था आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हम सीधा अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो यहां से हमारा खंड नंबर बी शुरुआत हो जाता है, सेक्शन नंबर बी, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि भारतीय आर्थिक विकास। ठीक है बच्चों, बेसिकली देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में और इनके अंदर 3 आपको चॉइस मिल जाएंगी, तो टोटल हो जाते हैं आपके 13 एमसीक्यू। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है क्या सर कि आप इन सभी 13 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मन ही मन में कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में देने की जरूर कोशिश करें आंसर, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वीडियो के एंड में मुझे बताना ईमानदारी से कि 13 एमसीक्यू में से आपने कितने का सही आंसर दिया। ठीक है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे भाई आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इस क्वेश्चन से आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने हम करने वाले हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। क्वेश्चन में दिया गया है कि हरमन डेली के द्वारा धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए जो सुझाव दिए गए थे उसमें से कौन ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो हरमन डेली के द्वारा धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला सुझाव दिया गया था कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हमें इस पे नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो तकनीक है हमारे पास
उसको और कुशल बनाना चाहिए, हमें कुशल तकनीक की प्रगति करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ धारणीय आधार पर नवीकरणीय संसाधनों का हमें निष्कर्षण करना चाहिए, एवं गैर नवीकरणीय संसाधनों के अपचय की दर का नवीकरणीय करना चाहिए। और इन्होंने ये बात भी कही थी कि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को ठीक करना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो नहीं शब्द यहाँ पे ऐड हो गया ना, नहीं किया जाना चाहिए, तब ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं शब्द की वजह से ये हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि हार्मन डेली के द्वारा धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए टोटल जो है ये सुझाव दिए गए थे। ठीक है, पहला बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा कुशल तकनीकी प्रगति, और प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली अक्षमता को ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना, ठीक किया जाना चाहिए, ये आ जाएगा और ये आ जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए आपके 5 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए और एक आपका एमसीक्यू भी हो गया। ठीक है ना, तो हुए ना 1 3 से 2 निशाने। ठीक है, चलिए अब है हार्मन डेली सजेशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बड़े ध्यान से समझिएगा। निम्न में से किस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा से ज्यादा लोग किस जगह पे रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं? क्या पाकिस्तान में? इसका तो क्षेत्रफल ही बहुत कम है। ठीक है, क्या ब्रिटेन में? ये तो ब्रिटेन तो खैर विकसित देशों में आता है जहाँ की जनसंख्या वैसे भी कम है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। चाइना और भारत बसता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार चाइना थोड़ा सा बड़ा है, भारत थोड़ा कम है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत चाइना को टक्कर देता है। तो इस मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे होगा? ये है भारत में। ठीक है ना, भारत में है। ठीक है, अब अथवा में क्या क्वेश्चन दिया गया बच्चों 19 में कि ऐसा कौन सा देश है जिसने शिशु नीति को अपनाया है? क्या वो भारत है, क्या वो पाकिस्तान है, चाइना है? क्या आपने भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ऐसी नीति सुनी है? नहीं सुनी है। तो ये नीति अपनाई है बच्चों चाइना ने। किसने अपनाई है? चाइना ने अपनाई है शिशु नीति। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर? इंडिया। ओके, एंड विच कंट्री हैज चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड? दैट इज चाइना। ओके बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के जनांकी की स्थिति क्या दर्शाती है? यानी कि जब भारत आजाद होने वाला था तब उस समय भारत की जो जनसंख्या थी, जनांकी की स्थिति थी, वो कैसी थी? तो भारत के लोग जब आजाद होने वाले थे उस समय बहुत ही ज्यादा गरीब थे। ठीक है, अब आजादी होने वाली थी तो आंदोलन, क्रांतिकारी और ठीक है अंग्रेजों के बीच में मौत वगैरह ये सभी चल रही थी। ठीक है ना, तो उच्च मृत्यु दर चल रहा था एवं हमारे देश में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुए थे। जब आजाद हुए थे तो तकरीबन मात्र पूरे देश में 14% लोग पढ़े लिखे थे, मात्र 14% लोग पढ़े लिखे हुए थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जो जनांकी स्थिति है ये क्या दर्शाती है? उच्च निर्धनता, उच्च मृत्यु दर और उच्च दक्षता। तो इस मामले में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? ओके, अथवा में क्या दिया गया है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास का जो राष्ट्रीय बैंक होता है नाबार्ड। तो याद रखना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि का राष्ट्रीय बैंक कौन सा होता है या फिर ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक कौन सा होता है, तो नाबार्ड होता है। ये जो नाबार्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981, 84, 86, 82। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों नाबार्ड की? ये हुई थी 1982। कब हुई थी? 1982 में। इसको इंग्लिश में देखेंगे, द डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ इंडिया on the eve of independence reflected that is all of the above, high poverty, high death rate, high illiteracy, इस तरीके से। ठीक है, and another one कि in which year the National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD was established in 1982। complete। okay, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे हमें कथन दिए गए और ये देखना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, क्या देखना है। देखो कथन नंबर 1 क्या कहता है? कथन 1 कहता है कि पिछले 20 वर्षों में औसत जो वैश्विक तापमान है इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। बिल्कुल ठीक बात है ये। कथन 2 क्या कहता है कि तेजी से जो औद्योगिकरण हो रहा है इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है एयर पॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक है बात भाई, जो भी कारखाने लगाए जाते हैं, फैक्ट्री लगाए जाते हैं, उससे धुआं निकलता है और वो वायु को प्रदूषित करता है।
और पिछले 20 वर्षों में ऐसा वैश्विक तापमान बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। मतलब दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन इंग्लिश the average global temperature has increased in the last 20 years. Statement 2, rapid industrialization has increased the level of air pollution. That is means both A and B statements are correct. Okay. Now question number 22. यहाँ पे हमें क्या करना है? मेल करना है। एक तरफ है प्रमुख कदम और एक तरफ है कि ये कब शुरुआत किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब शुरुआत की गई थी बच्चों? बहुत सिंपल सी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक है, उसके बाद में कर्वेश समिति कब बनी थी बच्चों? कर्वेश समिति तो ये बनी थी बच्चों 1955 में बेसिकली। ठीक है, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1955 में कर्वेश समिति। उसके बाद में टिस्को कब आया? टिस्को कब बना? तो टिस्को की शुरुआत हुई 1907 में। फिर औद्योगिक नीति का संकल्प कब लिया गया था? 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए हम कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट। पहले का सी, दूसरे का है, तीसरे का डी, चौथे का बी, इस तरीके। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ से देखेंगे कि स्टेप्स एंड स्टार्ट टाइम। तो 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन 1951, कर्वेश कमिटी 1955, टिस्को 1907 एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री जो पॉलिसी रिजोल्यूशन था वो 1956 में आया था। तो इस तरीके से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है हमें कथनों पे विचार करना है और कथन क्या है कि गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन विशेष कार्यक्रम में शामिल है। यानी कि गरीबी को हटाने के लिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो कदम उठाएंगे उसमें क्या शामिल है? तो सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों इसमें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना जो थी, रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो था वो लाया गया था ताकि जो गांव है उनसे बेरोजगारी और गरीबी को हटाया जा सके। बिल्कुल सही बात। दूसरा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाई गई जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, ये भी ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी इसमें शामिल है। इवन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन जो विशेष कार्यक्रम है उसमें ये चारों के चारों ही हमारे शामिल हो जाते हैं। मतलब क्या सर? मतलब कि सी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये एकदम राइट बैठेगा। ठीक, अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्लूडेड इन द स्पेशल प्रोग्राम। तो ये चारों के चारों हमारे इसमें ऐड होते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, मनरेगा, गोल्डन जुबली अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गोल्डन जुबली विलेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, वेल क्वेश्चन नंबर 24 बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है कि पहली 7 योजनाओं में व्यापार नीति विशेषता अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर आधारित थी। उपयुक्त कथन संदर्भित करता है। यानी कि पहली जो हमारी 7 योजनाएं थी, ठीक है, इनमें जो व्यापार नीति थी वो अंतर्मुखी व्यापार रणनीति पर आधारित थी। तो अंतर्मुखी व्यापार रणनीति का क्या मतलब हो गया? क्या ये लाइसेंस परमिट प्रणाली को दर्शाता है, स्वावलंबन को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, या फिर आयात प्रतिस्थापन को दर्शाती है? ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है बच्चों? आयात प्रतिस्थापन पे। ओके, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय में शामिल नहीं है। यानी कि जो बेरोजगारी है अगर हमें इसे खत्म करना है या फिर नियंत्रित करना है तो उसके लिए कौन सा कदम इनमें से शामिल नहीं है? सबसे पहला क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है इसमें वृद्धि करनी चाहिए और विशेष रोजगार जो कार्यक्रम है वो लोगों के लिए लाए जाने चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म होगी। बिल्कुल राइट। हमें अधिक से अधिक जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हमें उस पर रिस्ट्रिक्शंस, हमें उस पर बेसिकली लगाम लगानी होगी, उस पर नियंत्रण कसना होगा क्योंकि पैसा वैसे भी नहीं है, रोजगार वैसे भी नहीं है, ऐसे में जनसंख्या और बढ़ेगी तो समस्या और बढ़ेगी। इसीलिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, यानी कि एक देश के लिए उस देश के खुद के जो छोटे बड़े उद्योग होते हैं उनका विकास किया जाए। तो मतलब क्या है कि अपने देश में विदेशी कंपनियों का स्वागत करना, उनका लाना, परमिट लाइसेंस प्रणाली को आसान बनाना है,
ऐसा इसमें नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ जाएंगी तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक फैलनी है, क्योंकि वो छोटे और जो थोड़े बड़े भी होते हैं उन उद्योगों को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, कुटीर और छोटे मोटे उद्योगों को जो हाथों से चलते हैं ज्यादातर उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय में क्या शामिल नहीं है, विदेशी का स्वागत। ओके, in 5-year plans, the trade policy is based exclusively on inward trade strategy, that is import substitution. Okay, it is not included in the solution to solve the problem of unemployment that is welcoming foreign companies, इस तरीके से। ठीक है, 25th में क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें एलपीजी के कुछ जो मुख्य बिंदु है इसके बारे में विचार करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, कि आपको अगर 3 नंबर पूछा जाए कि भारत में एलपीजी नीति के मुख्य बिंदु क्या है ये लिखिए, तो आपको क्या क्या लिखना है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मुख्य बिंदु में सबसे पहला है कि MRTP एक्ट 1969। तो भारत में एलपीजी नीति का जो मुख्य एक बिंदु है उसमें से सबसे पहला जाता है MRTP एक्ट 1969, बिल्कुल राइट है। लाइसेंस और परमिट राज्य की समाप्ति करना, ये भी इसमें शामिल है। निजीकरण और विनिवेश को प्रारंभ करना, ये भी इसमें शामिल है। इवन समुद्र पारीय व्यापार के अवसर बढ़ाना, ये भी शामिल है। और कर सुधार करके वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सुधार लाना, ये भी इसका एक बिंदु है। ठीक है, तो अब अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो एलपीजी नीति है इसके मुख्य बिंदु लिखिए, तो आप इन सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे और 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। वेल, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका जो पहला वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सही है। ठीक है, consider the following statements. There are some main points of LPG policy in India. MRTP Act 1969, end of the license and permit raj, beginning of privatization and disinvestment. ठीक है, और ये सारी चीजें आ जाती हैं पांचों की, तो ये सभी के सभी राइट हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। ओके बच्चों, ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। हमें इसमें कथनों पर विचार करना, मेनली ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दो आएंगे 26 और 27। ठीक है, अभिकथन क्या कहता है कि बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति स्थिर रहती है और इससे अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है जो कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी मांग भी बढ़ेगी। बट मांग तो बढ़ेगी लेकिन हमारे पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे उस पर संसाधन जो है उस पर दबाव पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लेते कोई एक गांव है, उस गांव में टोटल ये 10 लोग रहते थे। अब इन 10 लोगों के लिए खेती की जो भूमि थी वो थी इनके पास 10 एकड़। कितनी थी? 10 एकड़। लेकिन अब इनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, टोटल यहाँ पे जनसंख्या अब हो गई है, मान लेते हैं 30। ठीक है, टोटल 30 जनसंख्या हो गई, तो 30 लोगों के लिए भी अब मात्र 10 ही एकड़ जमीन है। तो ऐसे में वो जो उनके पास प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो उस पर अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाएगा अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए। ठीक है, अब होगा ये कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे अब इनका होगा बहुत ही ज्यादा अत्यधिक उपयोग, तो उसमें बहुत सारे हम रासायनिक जो पदार्थ है उर्वरक इनका उपयोग करेंगे, दवाइयों का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, इससे उसकी जो धारण क्षमता है वो खराब हो जाएगी और ये फिर करेगा पर्यावरण को हानि। सिंपल सी बात पता है क्या है कि जनसंख्या बढ़ी, प्राकृतिक संसाधन बढ़े नहीं, मांग बढ़ गई और प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध थे उस पर उसका ज्यादा उपयोग होगा, ज्यादा उपयोग होगा तो जल्दी खत्म होंगे, जल्दी खत्म होंगे तो पर्यावरण की हानि होगी। सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, मतलब क्या है सर, यहाँ पे कथन ए और बी दोनों सही हैं और यहाँ पे कारण जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। असर्शन कहता है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेयर एज द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कंस्टेंट, दिस क्रिएट्स एक्सेस डिमांड व्हिच पुट्स प्रेशर ऑन नेचुरल resources. That is right, and the reason is here the resources are over consumed and the consumption goes beyond the carrying capacity which leads the environmental damage. ठीक है, तो A राइट हो जाएगा आपका। कंप्लीट, वेल, वेरी गुड। 27 की बात करते हैं। 27 का विकथन हमारा ये कहता है कि भारत में
विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 1990 के 6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 321 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यानी कि भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो 1990 में मात्र था 6 बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन 2014-15 में मात्र तकरीबन हम कह सकते हैं 24 से 25 सालों में ये संख्या कई सैकड़ों गुना बढ़ गई 321 बिलियन डॉलर। कारण वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अभिकथन में विदेशी मुद्रा के भंडार की बात है और कारण में बात है विदेशी मुद्रा के अवमूल्यन की। तो जो व्याख्या है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट कथन और कारण दोनों हमारे सही हैं। तो इस मामले में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे सर? हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन ए कारणार्थ दोनों सत्य, बट यहाँ पे व्याख्या नहीं है, विवरण नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे इस तरीके से कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड फ्रॉम $6 बिलियन इन 1990s to $320 बिलियन in 2014 and 15. Right. In the year 1991, rupee depracticed against foreign policy. ठीक है ना, तो ये ठीक है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हमारे यहाँ पे 13 जो एमसीक्यू थे वो हो जाते हैं। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने आएंगे हमारे 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन, जिसमें एक में आपको चॉइस मिल जाए। वेल, क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिनके आधार पे चाइना ने अपना आर्थिक विकास तीव्र गति से किया, या फिर चीन का जो आर्थिक विकास था उसमें तीव्र वृद्धि हुई थी, वे कौन कौन से कारक थे। ठीक है ना, तो 3 नंबर का है, मैं आपको 3 कारक बताऊंगा। सबसे पहला कारक है GLF अभियान। इसके मामले में 3 नंबर में क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं GLF अभियान के बारे में। ये था क्या? GLF की फुल फॉर्म होती है बच्चों ग्रेट लीप फॉरवर्ड। किसके द्वारा अपनाया गया था? चाइना के द्वारा। कब अपनाया गया था? 1958 में। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1958 में चाइना के द्वारा एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का क्या करना था? औद्योगिकरण। पहले ये जो थे ग्रेट लीप मिशन से पहले, अभियान से पहले, इनका पूरा का पूरा पैसा कृषि में लग रहा था, लेकिन जब इन्होंने इसे अपनाया तो इनका मेन जो उद्देश्य था वो ये बन गया कि चाइना को औद्योगिकरण में लेके जाना बहुत तेजी से। ठीक है, अब इसके अंतर्गत, इस GLF अभियान के अंतर्गत लोगों से, गांव के छोटे मोटे लोगों से अपने आसपास छोटे से छोटा उद्योग लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से 1958 में इस उद्योग क्षेत्र में GLF अभियान के तहत काम करने वाले जो लोग थे वो तकरीबन 26,000 कम्यून बन चुके। ठीक है, दूसरा इन्होंने नीति अपनाई बच्चों महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। इसका मतलब क्या था? बेसिकली 1965 में माओ ने महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किया था। ठीक है, कब? 1966 से 76 तक, जिसमें छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन के लिए भेजा जाता था, ताकि वो सीख कर आए और जो हमारा बेसिकली स्टेट एरिया है वहां पे आके इसका विकास करें। ठीक है, 1978 के आर्थिक सुधार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपने पॉलिटिकल में भी पढ़ा होगा कि चाइना में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही है उसकी जड़ें 1978 में लागू की गई जो सुधार थी उसमें खोजी जा सकती है। ये है सिंपल सा। ठीक है, तो ये 3 आपके पॉइंट हैं। GLF अभियान, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, 1978 के आर्थिक सुधार क्रांति। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए। कैसे देखेंगे सर? Evaluate the various factors on the basis of which a rapid increase in economic development took place in China. क्या था? सबसे पहले GLF campaign, Great Revolution, Cultural Revolution and Economic Reforms Revolution of 1978. Okay? Now, question number 29. बड़े ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर में भी आएगा। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन दिया गया है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए एवं हरित क्रांति के प्रभावों को भी समझाइए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके फीचर्स, इसके इफेक्ट्स क्या पड़े थे, ये समझाइए। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन एक ही बार में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का तात्पर्य भारत में
20वीं शताब्दी के छठे दशक के मध्य में, मतलब कि 1970 के आसपास की बात हो रही है, 1970 के दशक में, ठीक है, 66-67 के आसपास जब अकाल पड़ा था, तो उस समय कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि करने के लिए जो ऊंचे उपज वाले बीज थे, जिनको हम बोलते हैं HYBS, एवं जो रासायनिक खाद थी, नई नई जो तकनीकें थी, सिंचाई की तकनीकें, मशीनी तकनीकें, इन सभी का उपयोग किया गया था। उसे हरित क्रांति बोलते हैं। एक तरीके से नॉर्मली भाषा में भी आप ये कह सकते हो कि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक पूरा की पूरी जो प्रोसेस अपनाया गया था, उसे हरित क्रांति बोलते हैं नॉर्मली बेस पे। ठीक है, हरित क्रांति की बहुत सारी विशेषताएं थी, जैसे उच्च पैदावारी करने वाली जो किस्मों के बीज थे HYBS, इनका अधिक से अधिक उपयोग किया गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था, बेसिकली ऐसे एरिया जहां पे पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था थी, उन्हें और मजबूत बनाया गया था। कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया, जिससे कि फसलें नष्ट नहीं होंगी, और कृषि में यंत्रीकरण को, ज्यादा से ज्यादा मशीनों से उत्पादन किया जाए, मशीनों का उपयोग किया जाए, उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्योंकि सरकार को पता था मशीनें ये खरीदेंगे तो टैक्स हमें मिलेगा, इसलिए। ठीक है, अब बारी आती है हरित क्रांति के प्रभाव की। प्रभाव क्या पड़ा था भाई? इसका प्रभाव ये पड़ा था कि विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, यानी कि विक्रय अधिशेष की प्राप्ति हुई। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक हो गया, निम्न आय वर्गों को लाभ हुआ, और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। सिंपल सी बात ये थी कि हम पहले तो भोजन मंगाते थे अकाल के दौरान, लेकिन अब जो थे वो हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए। अब पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, बेसिकली खरीदते थे, अब हम बेचते हैं और उससे पैसा कमाते। ठीक है, पहले खाद्यान्न हमारे पास स्टॉक में नहीं होता था, अब हमारे पास खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक है, बहुत ही बड़ा। पहले गरीबों को कोई खाना अच्छे से मिलता नहीं था और लाभ नहीं मिलता था, अब गरीबों को भी, निम्न जो आय के लोगों के वर्ग है, उन्हें भी खाना वगैरह मिल पा रहा है। ये है इसके प्रभाव। ठीक है, हरित क्रांति, विशेषताएं और इसके प्रभाव। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारे 29 का। ठीक, अब बारी आती है आपके अथवा वाले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास को समझाइए। यानी कि देखो, तीन तरीके के शिक्षा क्षेत्र थे, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। तो उच्च शिक्षा क्षेत्र के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया, बड़े ध्यान से समझिएगा। भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास, सबसे पहले दिया गया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक यानी कि बिजनेस एंड तकनीकी जो शिक्षा संस्थान थे, इनको शामिल किया जाता है। हाई लेवल की जो एजुकेशन होता है बच्चों, ये कहाँ पे दी जाती है ज्यादातर? या तो यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, या फिर कॉलेजेस में, बिजनेस कॉलेजेस में, या फिर तकनीकी शिक्षक संस्थानों में दी जाती है। ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब उसके बाद में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आए, क्योंकि अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज्यादा सुधार नहीं किए थे। लगभग 749 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं 31 मार्च 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें से जो 46 हैं ये केंद्रीय विद्यालय हैं, 345 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एंड 123 जो है वो मान्यता विश्वविद्यालय और तथा 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, टोटल कॉलेजों की संख्या अगर मॉडल पूरे इंडिया की बात करें तो ये है 37,704 2012-13 के अकॉर्डिंग। अभी के टाइम पे तो ये कम से कम 45 से 50,000 कॉलेज बन चुके हैं, 45 से 50,000 कॉलेजेस। ठीक है, और उसमें पढ़ने वाले बच्चे हजारों में, तो बताओ करोड़ों लोग जो है इन कॉलेज से, करोड़ों बच्चे इन कॉलेज से अपने फ्यूचर को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, ये विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में भारत में। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कई एजेंसियां, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नू है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, AICTE है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, यानी कि ICMR है। तो ये चीजें आती है। ठीक है ना, तो ये कुछ बदलाव थे बच्चों जो कि किए गए थे भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हरित क्रांति, हरित क्रांति की विशेषताएं, हरित क्रांति के प्रभाव, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव ये आ जाते हैं। इंग्लिश में देखेंगे सभी को, तो लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके फीचर्स और इसके इफेक्ट। ठीक है, क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसका इफेक्ट, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट्स इन द हायर एजुकेशन।
इन इंडिया। क्या हुआ था उसके बारे में, डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था उसके बारे में आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों अपने चार चार नंबर के 3 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको मिलेगी एक प्यारी सी चॉइस। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 30 कहता है कि पर्यावरण के संबंध में प्रमुख मुद्दे के रूप में वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय को स्पष्ट कीजिए। यानी कि वैश्विक तापमान के बारे में और ओजोन परत में छेद के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं वैश्विक उष्णता के बारे में। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवन जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनके स्तर में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल तापमान होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारे लिए रहने की स्थिति असहनीय हो जाती है। नॉर्मली जो है वो 30 से 40 डिग्री में जो तापमान उसमें रह सकते हैं, लेकिन अगर ये 60 70 80 तक पहुंच गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तापमान ज्यादा बढ़ता है, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, ध्रुवीय हिम पिघलने लगते हैं, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। समुद्री जो स्तर होता है इसमें वृद्धि आ जाती है। तूफान जो है वो बार बार आने लगते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो ज्वार भाटा होते हैं वो समुद्र में ज्यादा आने लगते हैं। आपने 11th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर लिया होगा आपने ज्योग्राफी तो आपको समझ में आता होगा कि ज्वार भाटा वगैरह क्या होते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं, वैश्विक उष्णता की वजह से होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है ओजोन क्षय के बारे में। ओजोन क्षय का मीनिंग सिंपल सा ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी से संबंधित है। ओजोन क्षय का मतलब क्या है कि क्लोरोफ्लोरो नामक एक कार्बन्स हैं, ये बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये इन्वायरमेंट में ओजोन की मात्रा की जो कमी है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब जब ओजोन की मात्रा में कमी है तो इससे क्या हो रहा है, इससे ज्यादातर जीव जंतुओं को क्षति हो रही है। मनुष्यों में त्वचा का कैंसर यही बनता है, जलीय जीव, स्थलीय पौधों, इन सभी की वृद्धि के लिए ये नेगेटिव एस्पेक्ट डालता है। अगर ओजोन क्षय नहीं होगा तो ना ही तो हमें त्वचा का कैंसर होगा, ना ही तो अन्य जो पौधे और जो जीव प्राणी है उनको कोई नुकसान होगा। अगर ओजोन क्षय नहीं होगा, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे हम, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक जो रसायन है उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसे काम करने चाहिए जो कि इसे एक्चुअली में कम करते हो। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग ये चीजें। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कौन सा सर, वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय के बारे में। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में है एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन एज द मेन इश्यू रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चों, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे, एंड देन ओजोन डिप्लेशन क्या होता है इसके बारे में इजीली आप यहाँ से। ठीक है, तो हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में दिया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत में जो औद्योगिक नीतियां अपनाई थी उसकी क्या क्या कमियां रही, ये हमें यहाँ पे समझानी है। ठीक है, आइए देखते हैं। बेसिकली भारत में जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, यानी कि औपनिवेशिक शासनकाल चल रहा था, तो उस समय एक शक्तिशाली औद्योगिक ढांचे का विकास नहीं कर पाए थे अंग्रेज लोग। ठीक है, अब हम कई तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं। सबसे पहले है समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योग में गिरावट। मतलब एक जैसी गुणवत्ता होने ना होते हुए हस्तकला उद्योग में गिरावट हुआ। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य ये था कि सस्ती से सस्ती कीमतों पर भारत से ऐसा कच्चा माल प्राप्त किया जाए, ठीक है, और उसे फिर ब्रिटेन में भेजा जाए और ब्रिटेन से माल को बनाकर भारत लाया जाए। ठीक है, और भारत में जो मशीनों से बनाया हुआ ब्रिटेन से माल आएगा वो तो काफी सस्ता होगा। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय हस्तशिल्प वस्तुएं थी, इसको ये प्रतियोगिता नहीं कर पाई ब्रिटेन की जो मशीनों वाली वस्तुएं थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो हस्तकला उद्योग थे भारत के, उसमें धीरे धीरे करके गिरावट आती चली गई। ठीक है, विशेष करके जो हस्तशिल्प से हाथों से काम करने वाले वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए थे। ठीक है, तो समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना जो हस्त उद्योग था वो खत्म हो गया था। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन थी, इनकी एक चाल से, क्या भारत से कच्चा माल लो, ब्रिटेन भेजो,
फिर वहां से बने हुए माल को भारत में उसी उसी दुगने तिगने दाम पर बेचो, ठीक है ना, ये इनकी एक नीति थी। उसके बाद आधुनिक उद्योग का अभाव, मतलब भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे 19वीं सदी के आसपास, तो ऐसे में भारत में कोई बड़े बड़े उद्योग वगैरह नहीं थे, ठीक है, और अगर दो चार थे भी तो उनकी विकास की दर बहुत ही ज्यादा धीमी थी, या फिर कह सकते हैं कि नहीं थी ही नहीं तरीके, ठीक है। और अगर कुछ उद्योग होता भी था तो वो बहुत ही निम्न होता था, क्योंकि अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि उद्योग विकसित हो, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक विकास जो था वो कपास और जूट कपड़ा मिलों तक ही सीमित था। 19th सेंचुरी में क्या था, जब अंग्रेजों ने शुरुआती दौर पे यहाँ पे राज करना शुरू किया था, तो उनके लिए औद्योगिक विकास केवल दो मामलों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन? कपास और जूट कपड़ा मिलता है, ठीक है। लौह और इस्पात उद्योग ये 1907 में आए, जबकि चीनी, सीमेंट, कागज उद्योग ये 1930 के दशक में विकसित हुए। यानी कि धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको और विकसित बनाने के लिए 1907 में लौह इस्पात उद्योग को विकसित किया, ठीक है। चीनी, सीमेंट, कागज उद्योग को 1930 के दशक में विकसित किया, जिससे कि आधुनिक जो उद्योग हैं ये विकसित हो सके, ये चीजें। एंड द लास्ट वन, पूंजीगत उद्योगों का अभाव, अर्थात भारत में मुश्किल से ही कोई पूंजीगत उद्योग थे उस समय जो आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकते थे, ठीक है। तकरीबन संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किया जा रहा था, यानी कि तकरीबन 70 संयंत्र और बड़ी बड़ी मशीनों का आयात किया जा रहा था। भारत अपनी तकनीकी और जो पूंजीगत वस्तुएं थी इनकी आवश्यकता के लिए आयत पर निर्भर रहता था, ठीक है ना। ये सिंपल सी बातें हैं, तो आपको समझ में आएगा ना। सिंपल सा पहली बात क्या है कि समान गुणवत्ता होने के बाद ना होते हुए भी बिना विकल्प के जो छोटे मोटे हस्तकला के उद्योग थे वो इसलिए बंद हो गए भारत में, क्योंकि ब्रिटेन भारत से कपड़ा, कच्चा कपास वगैरह कपास या कच्चा माल खरीदता, ब्रिटेन बेचता, मशीन से बनाता, भारत में लाके 200-300 दाम में बेचता, ठीक है। आधुनिक उद्योगों का अभाव था, क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे वो चाहते ही नहीं थे कि भारत का विकास करे, और वो अपने लिए ज्यादातर उद्योगों को विकसित कर रहे थे, दो चार को मेनली, जैसे चाय के बागान वगैरह हो गए ना, इनके लिए यही उद्योग था उस समय। कपड़ा उद्योग हो गए, ठीक है, या फिर जूट कपास की खेती वगैरह करना, ये इनके लिए उद्योग थे, तो आधुनिक उद्योग नहीं थे उस समय। इसीलिए 1907 में लौह इस्पात उद्योग को विकसित किया गया, ठीक है। चीनी, उसके बाद में सीमेंट, कागज उद्योग 1930 के दशक में। लास्ट वन कि पूंजीगत उद्योग जो थे इनका अभाव था यहाँ, ठीक है। आगे समझ इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें जो हमारा अथवा में दिया गया है, अथवा में है ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, रूरल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग क्या है और इसके जो मुख्य तत्व हैं वो आपको क्या लगते हैं, समझाइए। चलिए एक एक करके देखेंगे। ग्रामीण विकास होता क्या आखिरकार? ग्रामीण विकास से अभिप्राय हमारा बेसिकली एक उस क्रमबद्ध योजना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर तथा आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। मतलब ग्रामीण विकास का मतलब क्या हो गया कि ग्रामीण विकास का सिंपल सा मतलब ये है कि गांव के विकास के लिए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर योजना के जरिए उसका विकास करना, एक स्टेप बाय स्टेप उसका विकास करना, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, उसको बोलते हैं ग्रामीण विकास, ठीक है ना। सिंपल सा ग्रामीण विकास करने के कई तत्व हैं, जिसमें सिंपल सिंपल से हैं। सबसे पहला ये है कि भूमि की प्रति कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि प्रति कृषि जो है, मतलब कि सिंपल सी बात है, देखो एक किसान के पास में जितनी भूमि है उसके आधार पे उसे उतना उत्पादन मिल जाए जिससे कि उसे बेनिफिट हो सके, उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। कृषि के लिए जो विपणन प्रणाली की लागू की गई है उसको सुधारा जाए, ताकि किसानों को उसके उत्पाद का, उसकी फसल का सही मूल्य मिल पाए, और बीच में से किसान की फसल और उसको बाजार तक पहुंचने के बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनकी स्थिति को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। लोगों को हमें ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि देखो तुम्हें ना ऐसी फसलें ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन करनी चाहिए, उगानी चाहिए जो ज्यादा मूल्य वाली हो, जूट, कपड़ा, कपास, ऐसी फसलें, ठीक है। उत्पादन की गतिविधियों में कई तरीके का विविधीकरण होना चाहिए, जिससे कि जैसे फसल आप बो देते हैं, ठीक है, उसके बाद में एक दो दिन बीच में निराई हो जाता है, या फिर कभी कभार जो है आप जो है एक बार दो बार खेत में भी चले जाते हैं, ठीक है ना, देखने के लिए फसल कैसी है। तो इसके अलावा तो पूरा आपके टाइम खाली रहता है बेसिकली बुआई से कटाई के बीच में, ठीक है। तो ऐसे में कुछ ऐसे क्रियाकलाप गांव में होने चाहिए जिससे कि इन्हें रोजगार मिल सके, ठीक है, जो कि किसका मेन काम है,
ये काम है गवर्नमेंट का उपलब्ध करवाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में उधार की सुविधाएं जो है, साख की सुविधाएं ये उपलब्ध करवाई जाए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि जो रोजगार है इनके द्वारा निरंतरता को कम किया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं इनको विकसित किया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है बच्चों। ठीक है, ये आपका बेसिस का कॉन्सेप्ट हो गया भाई। कल के पेपर के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ग्रामीण विकास क्या है इसके मुख्य तत्व समझ में आ गए होंगे। इंग्लिश में आता है क्रिटिकली डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री without any sustainable of equal quality. The second, absence of modern industry. The third is here lack of capital industry इस तरीके। ठीक है, बेसिक सा। फिर इसमें सेकंड क्या था हमारा कि what do you understand by the rural development and describe its main elements। तो क्या है भाई इसके बारे में, इसीलिए आप ऐसे दे सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट्स क्या होता है और इसके मेनली जो की एलिमेंट्स हैं के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में हमें जो है कुछ विशेषताएं लिखी है, किस मामले में? आर्थिक सुधार की विशेषताओं के मामले। ठीक है, तो आर्थिक सुधार की क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पे समझानी है। चलिए देखते हैं। आर्थिक सुधार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो, अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे आर्थिक सुधार किए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया है। इस औद्योगिक नीति के उदारीकरण का मतलब ये होगा कि भारत ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए उदारीकरण के फलस्वरूप जो विदेशी कंपनियां हैं उसका स्वागत किया है। ठीक है, औद्योगिकरण के निजीकरण के द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया, यानी कि जो उद्योग थे वो अब प्राइवेट कर दिए गए, यानी कि निजीकरण कर दिया गया उसका, ताकि जो अन्य कंट्री है, अन्य जो लोग हैं बड़े बड़े, वो इनमें निवेश कर सकें इसके लिए। ठीक है, उदारीकरण के अंग के रूप में भारत ने अपनी जो लाइसेंस और परमिट प्रणाली थी इसको भी खत्म कर दिया, ताकि किसी भी कंपनी को भारत आकर ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े और अपना व्यापार शुरू कर सकें जल्दी, इसीलिए। ठीक है, भारत ने आयात और निर्यात की जो नीति थी इसको उदार बनाते हुए क्या किया कि आयात और निर्यात वस्तुओं पर जो शुल्क लगता था, जो टैक्स लगता था, उसमें इसने कमी कर दी। ठीक है, उसमें इसने कमी कर दी। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल और निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के कच्चे माल के लिए आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो गया, यानी कि कच्चा माल जो चाहिए और कच्चा माल जो भेजना है, या फिर अच्छा माल जो चाहिए, अच्छा माल जो भेजना है बना बनाया हुआ, तो इसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स था उसकी मात्रा ना के बराबर कर दी, जिससे व्यापार बढ़े। ठीक है, डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का उन्मूलन हुआ। साथ ही राष्ट्र में बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार हुआ। ठीक है ना, और भी एक आधे पॉइंट आ जाते हैं। सरकार के द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया था। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है। ठीक है, मैंने याद रखिएगा, ये जो आर्थिक सुधार की विशेषता की बात की ना, ये 6 नंबर में याद है आपका। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ के जाइए। उसके बाद राइट द मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो मेन फीचर्स क्या है बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? 2 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं, 3 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले। ठीक है, एंड देन बाकी के पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हमारे 33 एंड 34, जिसमें 34 में एक आपको चॉइस मिलेगी और ये है आपके 6 नंबर वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सुझाए गए किन्हीं 3 उपयुक्त उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारत में धारणीय विकास को अगर हमें प्राप्त करना है उस मामले में जो 3 उपाय सुझाए गए वो समझाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है बच्चों ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग, अर्थात भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल, हाइड्रो पावर संयंत्र, इन सभी पर अधिक निर्भर है। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया है कि भारत ने धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो उसने सुझाव दिया वो ये था कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, अर्थात भारत जो है अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल, हाइड्रो पावर जो पॉइंट है
यानी कि जिसपे बेसिकली हाइड्रो या फिर जो जहाँ से अभी बिजली बनती है ना, उन पर निर्भर है। तो इन दोनों से क्या होता है कि पर्यावरण पे थोड़ा बहुत निगेटिव प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसीलिए ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे कि वायु शक्ति, सौर ऊर्जा, जो कि कभी नष्ट हो ही नहीं सकते। क्या वायु कभी नष्ट हो सकती है? सूर्य कभी नष्ट होगा? वो बात अलग है कि फैक्ट वगैरह आप देखते रहते हो, किताब में बता दिया गया है कि 4.5 अरब वर्ष के बाद में खत्म हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये नहीं खत्म होंगे। इसीलिए ये अच्छे उदाहरण है इसके लिए। ठीक है, तो इससे हम जो है इस एनर्जी से अपने कार्य को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं इन स्रोतों से। ठीक है, तो ये है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग। मतलब शहरी क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, जिसे बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, तो जैसे शहरों में होता है सीएनजी का उपयोग, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए? ईंधन के रूप में। किस ईंधन के रूप में? उस ईंधन के रूप में जिससे वाहन चलाए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता। दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के उपयोग से प्रदूषण बहुत ही कम हुआ है। यानी कि आपने ऑड और इवन जो कहानी सुनी होगी ना, एक मामला चला हुआ था, ठीक है ना, ऑड इवन तरीके से गाड़ी चलेंगी, तो इस मामले में प्रदूषण जो था वो कम हुआ था जब ये ऑड इवन चल रहा था। ठीक है, बट अब तो चल ही नहीं रहा, तो प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस, गोबर गैस, इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि जो अन्य तरीके होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली ईंधन के उपयोग करने के, उससे जो प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सकता है बायोगैस और गोबर गैस के माध्यम से गांवों में। ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा क्या है? तीसरा दिया हुआ हमारे सामने लघु जलीय प्लांटों की स्थापना। देखो, पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगह हमें आराम से झरने मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन झरनों पर आसानी से लघु जलीय प्लांटों की स्थापना की गई है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे बिजली बनाई जा सकती है और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और ये प्राकृतिक है, तो यहाँ से कभी भी जल जो है वो खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। मतलब पारंपरिक रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन और सभी जो पर्यावरणीय क्रियाकलाप हैं, वो कैसे होने चाहिए? हितकर होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा है, हमारे आवास, हमारे परिवहन, हमारे जितने भी क्रियाकलाप है, वो पर्यावरण के लिए सकारात्मकता लाने वाले होने चाहिए, पर्यावरण के हित में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल हम पर्यावरण की इन पारंपरिक प्रणालियों से बहुत ही दूर जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? जिससे पर्यावरण और हमारी विरासत को बहुत ही अधिक मात्रा में हानि हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया। भारत में धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए सुझाए गए 3 मानदंडों में मैंने 4 बता दिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग, एंड लघु जलीय प्लांटों की स्थापना और पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। ओके, इनको इंग्लिश में देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 सस्टेनेबल मेजर्स सजेस्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके सामने ये पॉइंट आएंगे। ठीक, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, आपके सामने ये पॉइंट आएंगे। ठीक, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स। ठीक है, एंड द लास्ट की ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ओके, अब यहाँ पे हमारे आखिरी क्वेश्चन बचते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 34 के फर्स्ट में कि भारत में 1991 से भारत सरकार के द्वारा कई आर्थिक सुधार किए गए। भारत में किए गए आर्थिक सुधारों की लिखिए। एक सेकेंड, ओके, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट हो गया यहाँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको सपोर्टिंग मटेरियल से एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये दे सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो इस मामले में आप इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली यहाँ से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने स्पेशली लिया हुआ है आपके लिए। ठीक है, कैसी स्थिति यहाँ पे सही थी। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि पूरा दिख जाए आपको एक ही बार में। ओके, तो देखते हैं क्या था भाई। आर्थिक विकास की जो दर थी वो बहुत ही ज्यादा निम्न थी। क्यों भाई? क्योंकि
औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि हमारे देश में यानी कि इंडिया में अंग्रेजों ने कभी ये नहीं सोचा कि जो लोग हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के मापन का प्रथम प्रयास किया गया था 1876 में भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के मापन का सबसे पहले जो शुरुआत थी या फिर पहला कदम किसने उठाया था? ग्रेट ओल्ड मैन, जिसका नाम था दादा भाई नेहरू जी। कब? 1876। ठीक है, डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव इनके अनुसार सकल देशी उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% तथा प्रति व्यक्ति आय इस तरीके से थी। और एक दो पॉइंट आपके ये आ जाते हैं, कृषि का पिछड़ना, ठीक है, जिसके निम्न कारण थे। ठीक है, जैसे जमींदारी मालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी प्रथा थी, व्यावसायीकरण का दबाव था, नीलारी का उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, 1947 में 85% से अधिक जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, देश का जब विभाजन हुआ तो इससे पश्चिम बंगाल में जूट और पूर्वी पाकिस्तान की जो भूमि थी वो चली गई। ठीक है, तो इससे मेनली जो हमारा काम था वो निर्यात में कमी आई और आयात हमें ज्यादा करना पड़ गया था। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसके बारे में। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा ऐड हो गया था इसलिए। ठीक है, अब बात करेंगे मानव पूंजी किसे कहते हैं और मानव पूंजी के निर्माण के स्रोतों की समस्याएं लिखिए। आइए समझते हैं मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी का नॉर्मल मीनिंग जो बच्चों ये है कि किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार को। मानव पूंजी का मतलब ऐसा नहीं कि मानव पैसा कमा रहा है। मानव पूंजी का मतलब ये होता है कि एक किसी विशेष समय में किसी कंट्री में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी ज्ञान, उनके कौशल, उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा, उसकी प्रेरणा, उसके स्वास्थ्य के भंडार को बोला। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या है? मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक लंबे समय में एक देश के लोगों की योग्यता, उसके कौशल, शिक्षा, अनुभव की वृद्धि को दर्शाया गया। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या होते हैं? तो देखो, योग्यता को किसी किसी व्यक्ति की कौशल के, किसी व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव को कैसे वृद्धि कर सकते हैं? हम उसके शिक्षा पर व्यय करके, ठीक है, कौशल विकास पर व्यय करके, साथ ही साथ नौकरी के साथ उसको प्रशिक्षण देकर, इवन लोगों के स्थानांतरण पर व्यय करके, सूचना पर व्यय करके, स्वास्थ्य पर खर्च करके हम उस मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बट मानव पूंजी के निर्माण में हमें क्या पूछा गया था यहाँ पे? स्रोत तथा समस्या। तो स्रोत आपको समझ में आ गए कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जा सकता है। मानव पूंजी के निर्माण के लिए हमें शिक्षा पर व्यय करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सूचना और स्वास्थ्य पर व्यय करना चाहिए, कौशल, लोगों के जो कौशल है उसके विकास पर व्यय करना चाहिए, नौकरी के साथ में लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, लोगों का हमें स्थानांतरण व्यय करना चाहिए, ये चीजें आती। ठीक है, अब बारी आती है कि जब हम मानव पूंजी निर्माण कर रहे होते हैं तब कुछ समस्याएं हमारे सामने आती है। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो भाई बहुत खतरनाक है कि भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से यहाँ पे जो मानव पूंजी निर्माण है इसके लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि साधन जो थे वो हमारे पास अपर्याप्त हो गए, बहुत कम हो गए, लिमिटेड हो चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, प्रतिभा पलायन की समस्या बढ़ चुकी है क्योंकि जैसे भारत में किसी को अगर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ अच्छा चाहती है तो भारत में नहीं रहता, वो भारत से दूसरे विदेश में, अब्रॉड वगैरह में चला जाता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि उससे भारत से ज्यादा वहाँ पे अहमियत मिलती है, पैसा वगैरह वो अच्छे से कमा लेता है वहाँ। ठीक है, मानव संसाधनों के उचित प्रबंधन का अभाव हो जाता है, यानी कि मानव के लिए उचित संसाधन जो हमें उपलब्ध करवाने हैं उसका अभाव हो जाता है। किसकी वजह से? मानव पूंजी निर्माण जब किया जाता है इस वजह। स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा का अभाव हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं इनका अपर्याप्त विकास होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही होती है, पैसा कम हो रहा होता है, संसाधन कम हो रहे थे इसी तरीके से। ठीक है ना, सिंपल सा। तो ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। एक सेकेंड, एक बार हिंदी में पहले रिवाइज कर लो। मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत और इसकी समस्या। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, राइट द सोर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखेंगे एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ठीक है,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, एंड द लास्ट वन इज हियर कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज दीज, ठीक है ना, या फिर दीज आर एज फॉलोअर्स। ओके वेल, तो यहाँ पर हमारा आज का ये वीडियो और आज की इस वीडियो के जितने भी ये हमारे क्वेश्चन थे बच्चों, ये हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी समझाया है, इवन आज का हमारा ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको सारे के सारे आपके जो पॉइंट थे सेक्शन बी के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, और आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपको पूरा का पूरा पेपर तो मैंने अपनी तरफ से बढ़िया तरीके से समझाया। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या कीजिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं बच्चों उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहने के लिए, आपके लिए ऐसी वीडियोस को बनाते रहने के लिए। ठीक है, साथ ही आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके द्वारा भेजी गई वीडियो से वो भी अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए। और आपको वीडियो लगी कैसी, समझ में आया या नहीं, या फिर आपका कोई सुझाव हो तो इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो पेपर है वो अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट आप सभी को हमारी तरफ से। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।